दोस्तों द हेयरी है यूजीन ओनील का एक पावरफुल एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है जो पहली बार 1922 में पब्लिश हुआ। दोस्तों यह केवल एक मजदूर की कहानी नहीं बल्कि आइडेंटिटी, क्लास स्ट्रगल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोनलीनेस और ह्यूमन एग्जिस्टेंस की गहरी ट्रेजेडी को दर्शाता है। दोस्तों इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर यांक है जो एक स्टोकर है। वह जहाज के इंजन में कोयला डालने का कठिन काम करता है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर बहुत प्राउड फील करता है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट उसकी पूरी लाइफ बदल देता है और इसके बाद यांक अपने रियल आइडेंटिटी और सोसाइटी में अपनी प्लेस खोजने की जर्नी पर निकलता है। दोस्तों यूजीन ओनील ने इस प्ले के माध्यम से दिखाया है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंसान धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है और मशीन का एक छोटा सा पार्ट बनकर रह जाता है। दोस्तों प्ले का टाइटल द हेयरी एप भी एक पावरफुल सिंबल है जो सिविलाइजेशन और प्रिमिटिव नेचर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों द हेयरी एप हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक इंसान की असली पहचान क्या है, स्ट्रेंथ, सोसाइटी या ह्यूमैनिटी। दोस्तों यही फिलोसफिकल क्वेश्चन इस मास्टरपीस को वर्ल्ड लिटरेचर के सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न ड्रामाज में शामिल करती है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करूं, आइए उससे पहले देख लेते हैं इस स्टोरी के मेन की फैक्ट्स को। दोस्तों इसका टाइटल है द हेयरी एप। इसके प्ले राइट है यूजीन ओनील। इसको पब्लिश कराया गया था 1922 में और पहली बार परफॉर्म भी किया गया था 1922 में। दोस्तों बात करें इसकी जोनर की तो ये एक एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, वही लिटरेरी मोमेंट है, अमेरिकन मॉडर्निज्म। दोस्तों वही इसकी सेटिंग करी गई है ऑन ऑसन लाइनर फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क, अ प्रिजन, IWW ऑफिस एंड द जू। वही बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो इसमें 8 सीन्स हैं। वही इसका प्रोटागोनिस्ट है यंग रॉबर्ट स्मिथ। दोस्तों वही थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूजीन ओनील के बारे में। दोस्तों यूजीन ओनील को फादर ऑफ अमेरिका ड्रामा कहा जाता है। उन्हें 1936 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। दोस्तों उन्होंने 4 पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा भी जीते। द हेयरी ऑफ यूजीन ओनील की सबसे फेमस एक्सप्रेशनिस्ट प्लेज में से एक मानी जाती है। दोस्तों ये प्ले मॉडर्न इंडस्ट्री, सोसाइटी की क्रिटिसिज्म और ह्यूमन आइडेंटिटी के क्राइसिस को बहुत पावरफुल तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को। तो पहले कैरेक्टर का नाम है यांक या रॉबर्ट स्मिथ या बॉब। दोस्तों यांक इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर और प्रोटागोनिस्ट है। वो ओशन लाइनर के स्टोक होल में काम करने वाले एक पावरफुल स्टोकर है जिसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और हार्ड वर्क पर बहुत प्राइड है। दोस्तों उसे लगता है कि वह शिप की रियल पावर है और पूरी मशीन उसी की मेहनत से चलती है, लेकिन जब मिल्ड्रेड डगलस उसे देखकर फिल्दी बिस्ट कहती है तब उसकी पूरी आइडेंटिटी टूट जाती है और इसके बाद वह अपनी बिलोंगिंग, सेल्फ रेस्पेक्ट और ट्रू आइडेंटिटी की तलाश में निकल पड़ता है और आखिर में गोरिल्ला के साथ जुड़ने की कोशिश उसकी ट्रेजिक डेथ का वजह बनती है। दोस्तों यंग पूरे प्ले में आइडेंटिटी क्राइसिस, एलिनेशन और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का सबसे बड़ा सिंबल है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है मिल्ड्रेड डगलस। दोस्तों मिल्ड्रेड एक वेल्दी, एजुकेटेड और अपर क्लास यंग लेडी है। वह क्यूरियोसिटी के साथ शिप के स्टोक होल में वर्कर्स की लाइफ देखने जाती है, लेकिन जब उसकी नजर सूट और पूल से ढके यांक पर पड़ती है तो वह डरकर फिल्दी बिस्ट कह देती है। दोस्तों यही डायलॉग पूरे प्ले का टर्निंग पॉइंट बन जाता है और उसका यह रिएक्शन अपर क्लास सोसाइटी की क्लास प्रेजुडिस और सोशल डिस्टेंस को दिखाता है। दोस्तों मिल्ड्रेड सीधे तौर पर विलेन नहीं है, लेकिन उसका एक सेंटेंस यांक की पूरी लाइफ बदल देती है। वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है पैडी। दोस्तों पैडी एक ओल्ड आयरिश सेलर है जो हमेशा पुराने सेलिंग शिप्स के गोल्डन डेज को याद करता है। उसके अकॉर्डिंग पहले सेलर्स को फ्रीडम, नेचर और पीस मिलती थी, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने इंसान को मशीन का सर्वेंट बना दिया। दोस्तों वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल लाइफ की क्रिटिसिज्म करता है। पैडी पास्ट ट्रेडिशन, ह्यूमन वैल्यूज और लास्ट फ्रीडम का सिंबल है। दोस्तों वहीं अगले कैरेक्टर का नाम है लॉन्ग। दोस्तों लॉन्ग एक सोशलिस्ट वर्कर है जो वर्कर्स के एक्सप्लॉइटेशन का कारण कैपिटलिज्म और क्लास सिस्टम को मानता है। दोस्तों यंग को समझाने की कोशिश करता है कि उसका एनिमी कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है। दोस्तों लॉन्ग के डायलॉग प्ले में सोशलिज्म, वर्कर्स राइट्स और क्लास कॉन्फ्लिक्ट की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। वह सोसाइटी को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। वहीं अगला कैरेक्टर द सेकेंड इंजीनियर। दोस्तों सेकेंड इंजीनियर शिप के इंजन रूम का ऑफिसर है। उसका काम डिसिप्लिन मेंटेन करना और वर्कर से मैक्सिमम वर्क करवाना है। वह अथॉरिटी, ऑर्डर और इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन का रिप्रेजेंटेटिव है। उसके कैरेक्टर से यूजीन ओनील दिखाते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को इंसान नहीं बल्कि मशीन का एक पार्ट समझा जाता है। वहीं अगला कैरेक्टर द सेक्रेटरी ऑफ IWW। दोस्तों जब यांक अपनी फ्रस्ट्रेशन लेकर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि IWW के ऑफिस पहुंचता है तब सेक्रेटरी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। वह उसे स्पाई समझकर बाहर निकलवा देता है और इस घटना से यांक को महसूस होता है कि सोसाइटी का कोई भी ग्रुप उसे एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों सेक्रेटरी रिजेक्शन, सस्पिशन और सोशल आइसोलेशन का सिंबल है। वहीं अगले कैरेक्टर का दो गोरिल्ला। दोस्तों गोरिल्ला प्ले का सबसे सिंबॉलिक कैरेक्टर है। जू में यांक को लगता है कि गोरिल्ला ही उसका रियल कंपेनियन है क्योंकि सोसाइटी ने दोनों को बिस्ट माना है, लेकिन गोरिल्ला उसे अपनाने के बजाय मार देता है। दोस्तों एंडिंग दिखाती है कि यांक न ह्यूमन वर्ल्ड का हिस्सा बन पाया न एनिमल वर्ल्ड का। दोस्तों वहीं गोरिल्ला एलिनेशन, लॉस्ट आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंशियल ट्रेजेडी का पावरफुल सिंबल है। वहीं अगले हैं प्रिजन गार्ड्स एंड अदर स्टोकर्स। दोस्तों प्रिजन गार्ड्स और अदर स्टोकर्स भले ही माइनर कैरेक्टर्स हों, लेकिन स्टोरी में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों स्टोकर्स वर्किंग क्लास की हार्ड लाइफ, फिजिकल लेबर और एक्सप्लॉइटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रिजन गार्ड्स लॉ, अथॉरिटी और सोशल कंट्रोल का सिंबल हैं। इनके माध्यम से प्ले राइट दिखाते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऑर्डिनरी वर्कर्स अपनी फ्रीडम, आइडेंटिटी और ह्यूमन डिग्निटी धीरे धीरे खो देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, प्ले की ओपनिंग एक लग्जरी ओशन लाइनर के स्टोक होल यानी कि बॉयलर रूम में होती है। यहाँ फायरमैन और स्टोकर्स एक्सट्रीम हीट, स्मोक और नॉइज के बीच लगातार कोल डाल रहे होते हैं। दोस्तों, इन्वायरमेंट बहुत हार्श, एग्जॉस्टिंग और मैकेनिकल है। वहीं यूजीन ओनिल शुरुआत में इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की रियलिटी दिखाते हैं। दोस्तों, इस सीन में यांग को सबसे पावरफुल, हार्ड वर्किंग और कॉन्फिडेंट स्टोकर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और हार्ड वर्क पर बहुत प्राइड है। उसका बिलीफ है कि पूरा शिप उसकी पावर से चलता है, इसलिए वही इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का रियल क्रिएटर है। दोस्तों, वही काम के दौरान वर्कर्स अपनी लाइफ, वर्क कल्चर और सोसाइटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सभी लोग यांग को अपना नेचुरल लीडर मानते हैं। उसकी कॉन्फिडेंस, एनर्जी और लीडरशिप वर्कर्स को इंस्पायर करती है। दोस्तों, यह कन्वर्सेशन वर्किंग क्लास यूनिटी को एस्टैब्लिश करती है। वहीं यांग प्राउडली कहता है, आई बिलोंग हियर। उसके अकॉर्डिंग मशीन तभी यूजफुल है जब वर्कर उसे चलाए। वो खुद को शिप की रियल पावर और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का बैकबोन मानता है। दोस्तों, उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह स्ट्रेंथ और वर्क से जुड़ी है। वहीं ओल्ड सेलर पैडी मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ की क्रिटिसिज्म करता है। वो पुराने सेलिंग शिप्स के पीसफुल डेज को याद करता है। दोस्तों, पैडी का मानना है कि मशीन्स ने ह्यूमन फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी और नेचुरल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसका व्यू पॉइंट यांग से बिल्कुल अपोजिट है। दोस्तों, वहीं यांग पैडी की फिलॉसफी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है। दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। यांग के लिए पावर, मसल्स, वर्क और कॉन्फिडेंस ही आइडेंटिटी है, जबकि पैडी ह्यूमैनिटी, फ्रीडम और नेचर की इंपॉर्टेंस बताता है। दोस्तों, यह कॉन्फ्लिक्ट ओल्ड वैल्यूज और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बीच डिफरेंस को दिखाता है। वहीं सीन के एंड में ऑडियंस को एक इंपॉर्टेंट फॉर शैडोइंग मिलती है। यांग का ओवर कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी फ्यूचर में चैलेंज होने वाली है और आने वाले इवेंट्स उसकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। दोस्तों, यही हिंट पूरे प्ले के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन बनती है। सीन 1 में यूजिन ओनिल यांग की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ बिलोंगिंग को एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी हिंट देते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में आइडेंटिटी हमेशा स्टेबल नहीं रहती, बल्कि आगे की स्टोरी यांग की सेल्फ डिस्कवरी, एलिनेशन और सर्च फॉर बिलोंगिंग की इमोशनल जर्नी बन जाती है। दोस्तों, सीन 2 एक लग्जरी ओशन लाइनर के फर्स्ट क्लास प्रोमेंडेक डेक पर शिफ्ट होता है। यहाँ रिच पैसेंजर्स आराम, कंफर्ट और लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं। पीसफुल एटमॉस्फेयर, ब्यूटीफुल सी व्यू और एलिगेंट लाइफस्टाइल नीचे के हॉट, डर्टी स्टोक होल से बिल्कुल अपोजिट दिखाई देता है। दोस्तों, यूजिन ओनिल शुरुआत में क्लास डिफरेंस को क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं। दोस्तों, इस सीन में मिल्ड्रेड डगलस का इंट्रोडक्शन होता है। वो एक स्टील कंपनी ओनर की डॉटर है। मिल्ड्रेड मॉडर्न, एजुकेटेड और सोशली अवेयर यंग वुमन है। उसे सोसाइटी के डिफरेंट क्लासेस को समझने में इंटरेस्ट है और वह वर्कर्स की रियल लाइफ को अपनी आंखों से देखना चाहती है। दोस्तों, मिल्ड्रेड अपनी आंट से कहती है कि वह शिप के स्टॉक होल में जाकर वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन देखना चाहती है, लेकिन आंट इस आइडिया का स्ट्रांगली अपोज करती है और उसे वार्निंग देती है कि वहां जाना डेंजरस और अननेसेसरी है। लेकिन मिल्ड्रेड अपने डिसीजन पर फर्म रहती है। दोस्तों, मिल्ड्रेड का बिलीफ है कि केवल बुक्स पढ़कर सोसाइटी को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, बल्कि रियल नॉलेज के लिए लोगों की एक्चुअल लाइफ को ऑब्जर्व जरूरी है। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो वर्किंग क्लास को पर्सनली देखना चाहती है। यह उसकी आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी को शो करता है। दोस्तों, इस सीन में अपर क्लास और वर्किंग क्लास के बीच का ह्यूज गैप क्लियरली दिखाई देता है। ऊपर रिच पैसेंजर्स लग्जरी, कंफर्ट और लेजर एंजॉय कर रहे हैं, जबकि नीचे वर्कर्स एक्सट्रीम हीट, हार्ड लेबर और डेंजरस कंडीशंस में काम कर रहे हैं। दोस्तों, यही सोशल इनइक्वालिटी प्ले का मेजर थीम बनती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आंट की वार्निंग इग्नोर करके मिल्ड्रेड फाइनली स्टॉकहोल्म विजिट करने का डिसीजन लेती है। उसे लगता है कि वर्कर्स की रियल लाइफ देखना उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और यही डिसीजन आगे चलकर पूरी स्टोरी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट साबित होता है। दोस्तों, सीन के एंड में ऑडियंस को स्ट्रॉन्ग फॉरशैडोइंग मिलती है कि मिल्ड्रेड और यांग की मीटिंग एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। दोस्तों, यह इनकाउंटर दोनों कैरेक्टर्स की लाइफ बदल देगा और प्ले की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। दोस्तों, सीन 2 में यूजिन ओनिल क्लास डिवीजन, सोशल इनइक्वालिटी और क्यूरियोसिटी अबाउट रियलिटी को हाईलाइट करते हैं। एक तरफ लग्जरी में रहने वाली मिल्ड्रेड है, जबकि दूसरी तरफ हार्ड लेबर करने वाला यांग। दोस्तों, दोनों की आने वाली मीटिंग पूरे प्ले का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट शुरू करती है और आइडेंटिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट तथा एलिनेशन की जर्नी को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, सीन फिर से स्टॉकहोल्म यानी कि बॉयलर रूम में शिफ्ट होता है। यांग और दूसरे फायरमैन पूरी एनर्जी के साथ कोल डाल रहे हैं। इंटेंस हीट, स्मोक और मशीन्स की लाउड साउंड उनके डेली स्ट्रगल को दिखाती है। दोस्तों, यांग कभी भी अपने वर्क और स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस रखता है।
इसी दौरान मिल्ड्रेड डगलस अपनी व्हाइट ड्रेस पहनकर ऑफिसर्स के साथ स्टॉकहोल्म में इंटर करती है। उसका पर्पज वर्कर्स की रियल वर्किंग कंडीशंस को पर्सनली ऑब्जर्व करना होता है। उसके एलिगेंट अपीयरेंस और स्टॉकहोल्म का डर्टी एनवायरनमेंट एक शार्प विजुअल कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। दोस्तों वहीं यंग पहली बार मिल्ड्रेड को देखकर कंप्लीटली सरप्राइज हो जाता है। वो उसकी ब्यूटी, क्लीन अपीयरेंस और अपर क्लास पर्सनालिटी से कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो जाता है। दोस्तों पहली बार यंग की अटेंशन उसके वर्क से हटकर किसी अपर क्लास पर्सन पर जाती है। दोस्तों वहीं जैसे ही मिल्ड्रेड की नजर कूल डस्ट से भरे हुए यंग पर पड़ती है तो वह शॉक और फियर से जोर से चिल्लाती है, टेक मी अवे ओ द फिल्दी बीस्ट। दोस्तों ये वर्ड सीधे यंग की डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट पर चोट करते हैं। दोस्तों यही वर्ड्स पूरे प्ले का सबसे फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। दोस्तों मिल्ड्रेड की हालत देखकर शिप के ऑफिसर्स और अटेंडेंट्स उसे तुरंत स्टॉकहोल्म से बाहर ले जाते हैं। दोस्तों वर्कर्स पूरी घटना को सरप्राइज के साथ देखते रह जाते हैं। सीन में अचानक साइलेंस और टेंशन क्रिएट हो जाती है। दोस्तों मिल्ड्रेड के वर्ड्स फिल्दी बीस्ट यंग को अंदर तक हर्ट कर देते हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि सोसाइटी उसे ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि एनिमल की तरह देखती है और उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों सीन के एंड में यंग एंगर, इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन से भर जाता है। वह प्रॉमिस करता है कि एक दिन मिल्ड्रेड से रिवेंज लेकर रहेगा, लेकिन रिवेंज की इस डिजायर के साथ उसकी सर्च फॉर आइडेंटिटी भी शुरू हो जाती है। वहीं अब उसका लाइफ गोल केवल वर्क नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना बन जाता है। दोस्तों सीन 3 पूरे प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, जहां मिल्ड्रेड के एक सेंटेंस टेक मी अवे ओह द फिल्दी बीस्ट से यंग की पूरी वर्ल्ड व्यू बदल जाती है। जो वर्कर पहले अपनी स्ट्रेंथ पर प्राउड था अब अपनी आइडेंटिटी, ह्यूमैनिटी और सोसाइटी में अपने प्लेस को क्वेश्चन करने लगता है और यहीं से आइडेंटिटी क्राइसिस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और एलिनेशन की रियल जर्नी शुरू होती है। दोस्तों वही एक्ट 4 की शुरुआत होती है। शिप न्यूयॉर्क पोर्ट पर पहुंचता है। ओशन लाइनर अब न्यूयॉर्क हार्बर पर पहुंच चुका है। दोस्तों वर्कर्स अपना काम फिनिश करके शिप से उतरने की तैयारी करते हैं और पहली बार स्टोरी इंडस्ट्रियल शिप से निकलकर मॉडर्न सिटी की ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ मूव करती है। दोस्तों यही सेटिंग प्ले के नेक्स्ट फेज की शुरुआत करती है। दोस्तों वहीं यंग अभी भी मिल्ड्रेड के वर्ड्स फिल्दी बीस्ट नहीं भूल पाया है। उसके माइंड में ह्यूमिलिएशन, एंगर और रिवेंज की फीलिंग लगातार बढ़ रही है। उसे लगता है कि उसकी डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट को इंसल्ट किया गया है। दोस्तों अब उसका कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों वहीं यंग का फ्रेंड लॉन्ग उसे समझाता है कि उसका रियल एनिमी सिर्फ मिल्ड्रेड नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट क्लास और अनइक्वल सोशल सिस्टम है। दोस्तों लॉन्ग क्लास स्ट्रगल और सोशल इंजस्टिस की बात करता है, लेकिन वहीं यंग पॉलिटिकल आइडियाज में इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि उसका फोकस केवल पर्सनल रिवेंज पर है। दोस्तों यंग डिसाइड करता है कि वह मिल्ड्रेड डगलस को ढूंढेगा और उससे अपने इंसल्ट का बदला लेगा, लेकिन उसके लिए अब रिवेंज ही सबसे इंपॉर्टेंट गोल बन चुका है। दोस्तों यह डिसीजन उसकी इमोशनल जर्नी को और इंटेंस बना देता है। दोस्तों यंग और लॉन्ग न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू की तरफ जाते हैं। दोस्तों यह जगह रिच बिजनेसमैन, फैशनेबल लेडीज और अपर क्लास सोसाइटी का सिंबल माना जाता है। दोस्तों यंग पहली बार उस वर्ल्ड में एंटर करता है जहां वेल्थ, लग्जरी और सोशल स्टेटस का डोमिनेंस दिखाई देता है। दोस्तों 5th एवेन्यू पे पहुंचकर यंग को महसूस होता है कि वह इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। रिच पीपल उसे इग्नोर करते हैं और उसकी प्रेजेंस को नोटिस नहीं करते। दोस्तों उसकी आई बिलोंग वाली फीलिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसका आइडेंटिटी क्राइसिस और एलिनेशन पहले से भी डीपर हो जाता है। दोस्तों सीन के एंड में ऑडियंस को क्लियर हिंट मिलता है कि 5th एवेन्यू में यंग का अपर क्लास सोसाइटी से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा। यह कन्फ्रंटेशन उसे और ज्यादा रिजेक्ट और आइसोलेटेड फील कराएगा। दोस्तों इसी के साथ प्ले का कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटेंस होने वाला है। सीन 4 यंग की रिवेंज जर्नी और आइडेंटिटी क्राइसिस को आगे बढ़ाता है। अब उसका स्ट्रगल केवल मिल्ड्रेड के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी अपर क्लास सोसाइटी के खिलाफ बन जाता है। दोस्तों यूजीन ओनील इस सीन के थ्रू दिखाते हैं कि क्लास डिवीजन, सोशल इनइक्वालिटी और एलिनेशन किसी इंसान की आइडेंटिटी को पूरी तरह हिला सकते हैं। दोस्तों यही सीन आगे आने वाले ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करता है। दोस्तों वही 5th एवेन्यू का सेटिंग सीन न्यूयॉर्क सिटी की फेमस 5th एवेन्यू पर सेट है। यहाँ वेल्दी बिजनेसमैन, फैशनेबल लेडीज और अपर क्लास पीपल अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, एक्सपेंसिव शॉप्स और मॉडर्न सिविलाइजेशन का ग्लैमरस वर्ल्ड दिखाई देता है। यह वर्ल्ड यंग की वर्किंग क्लास लाइफ से बिल्कुल अलग है। वहीं यंग और लॉन्ग 5th एवेन्यू पहुंचते हैं। लॉन्ग बार बार क्लास इनइक्वालिटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करता है, लेकिन यंग का पूरा फोकस केवल अपने इंसल्ट और रिवेंज पर है। वो अपर क्लास सोसाइटी का सामना करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुका है। दोस्तों वहीं यंग रिच पीपल के बीच जाकर उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे और नोटिस करे, लेकिन अपर क्लास पीपल उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते। उसे महसूस होता है कि वह इस वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है। रिच पैसेंजर्स और फैशनेबल पीपल यंग को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो। दोस्तों किसी की नजर उस पर नहीं ठहरे। यह डिफरेंस यंग को डीपली हर्ट करती है। उसकी एलिनेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस पहले से भी ज्यादा अब स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों अपनी फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमिलिएशन को कंट्रोल न कर पाने की वजह से यंग एक जेंटलमैन को पंच मार देता है। 5th एवेन्यू पर अचानक केओस क्रिएट हो जाता है। यंग का वायलेंट रिएक्शन दिखाता है कि अब उसका एंगर पूरी तरह अनकंट्रोलेबल हो चुका है। दोस्तों वहीं फाइट के तुरंत बाद पुलिस आ जाती है और यंग को अरेस्ट कर लेती है।
अपर क्लास सोसाइटी उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती है, उसे जेल ले जाया जाता है जहाँ पर वह पहली बार अकेला महसूस करता है और पावरलेस महसूस करता है। दोस्तों वही अरेस्ट के बाद यांग को रियलाइज होता है कि वह न पूरी तरह वर्किंग क्लास में फिट हो पा रहा है और न ही अपर क्लास सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है। उसकी आई बिलोंग वाली फीलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अब उसकी आइडेंटिटी की सर्च और एलिनेशन अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है। दोस्तों सीन 5 यूजिन ओनील के प्ले का सबसे पावरफुल सोशल रिजेक्शन वाला सीन है। फिफ्थ एवेन्यू में यांग को सोसाइटी पूरी तरह रिजेक्ट कर देती है। उसका रिवेंज मिशन फेल हो जाता है और उसे समझ आने लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ मिल्ड्रेड नहीं बल्कि पूरा क्लास सिस्टम है। इसी रिजेक्शन के साथ यांग की आइडेंटिटी क्राइसिस, एलिनेशन और सर्च फॉर बिलोंगिंग और भी इंटेंस हो जाती है। दोस्तों सीन न्यूयॉर्क सिटी जेल में सेट है। यांग अपनी जेल सेल में अकेला बैठा है, उसके माइंड में अभी भी मिल्ड्रेड के वर्ड्स फिल्दी बिस्ट गूंज रहे हैं। दोस्तों जेल की साइलेंस उसे अपनी लाइफ और आइडेंटिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। वहीं जेल में बैठकर यांग खुद से सवाल पूछता है, हु एम आई, वेयर डू आई बिलोंग एंड व्हाई डजंट सोसाइटी एक्सेप्ट मी। दोस्तों पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसे रेस्पेक्ट या बिलोंगिंग नहीं दिला सकती, बल्कि उसका आइडेंटिटी क्राइसिस और एलिनेशन पहले से भी ज्यादा डीप हो जाता है। दोस्तों जेल में यांग एक न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि IWW के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसे लगता है कि वो वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन शायद उसके जैसे लोगों के राइट्स के लिए लड़ती होंगी और पहली बार उसके मन में एक नई होप जन्म लेती। दोस्तों यंग डिसाइड करता है कि जेल से रिलीज होने के बाद वो IWW ऑफिस जाएगा। दोस्तों उसे विश्वास होता है कि शायद वहीं उसे एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट और बिलोंगिंग मिल जाए। उसे लगता है कि फाइनली उसे अपनी आइडेंटिटी का आंसर मिल सकता है। दोस्तों अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करने के बाद यंग जेल से रिलीज हो जाता है। बाहर निकलते उसके सामने नई दुनिया और नई उम्मीद होती है, लेकिन उसके माइंड में अभी भी आइडेंटिटी की सर्च खत्म नहीं हुई है। दोस्तों जेल से बाहर आते ही यंग का नया मिशन शुरू होता है। अब उसका गोल सिर्फ रिवेंज नहीं बल्कि IWW ज्वाइन करके अपनी लाइफ का पर्पस और बिलोंगिंग ढूंढना है। वह पूरी डिटर्मिनेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस की तरफ बढ़ता है। दोस्तों सीन के एंड में ऑडियंस को हिंट मिलता है कि IWW ऑफिस में भी यंग को वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी जिसकी उसे उम्मीद है। उसकी सर्च फॉर आइडेंटिटी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके बजाय उसकी ट्रेजिक जर्नी और भी पेनफुल होने वाली है। दोस्तों सीन 6 यंग की इनर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। अब उसका फोकस रिवेंज से हटकर आइडेंटिटी, एक्सेप्टेंस और सर्च फॉर बिलोंगिंग पर आ जाता है। दोस्तों यूजिन ओनील यह दिखाते हैं कि जब सोसाइटी किसी इंसान को रिजेक्ट कर देती है तो वह अपनी जगह खोजने के लिए हर पॉसिबल रास्ता अपनाता है और यही सीन यंग की ट्रेजिक जर्नी को उसकी फाइनल स्टेज की ओर ले जाता है। दोस्तों सीन 7 इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि IWW ऑफिस में सेट है। यंग को पूरा ट्रस्ट है कि यहाँ वर्कर्स उसे एक्सेप्ट करेंगे। उसे लगता है कि आखिरकार उसे एक ऐसा प्लेस मिल जाएगा जहाँ वो बिलोंगिंग कर सके। वह नई होप और कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस में इंटर करता है। दोस्तों यंग IWW मेंबर्स को अपनी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि वो वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करना चाहता है और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के खिलाफ खड़ा होना चाहता है और उसे उम्मीद होती है कि ऑर्गेनाइजेशन उसे अपना मेंबर बना लेगी और उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करेगी। दोस्तों यंग की बात सुनने के बाद IWW लीडर्स उस पर ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें शक होता है कि शायद यंग पुलिस, स्पाई या गवर्नमेंट इन्फॉर्मर है। बिना किसी प्रूफ के वे उसकी लॉयल्टी पर क्वेश्चन उठाते हैं। दोस्तों वहीं यंग एक बार फिर अंडरस्टैंडिंग का विक्टिम बन जाता है। वहीं IWW मेंबर्स यंग की एक्सप्लेनेशन को सीरियसली नहीं लेते, वे उसे ऑफिस से बाहर निकाल देते। दोस्तों यंग को फिर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन से उसे एक्सेप्टेंस की उम्मीद थी वही उसे रिजेक्शन कर देती। दोस्तों ऑफिस से निकलने के बाद यंग को महसूस होता है कि अब उसका कहीं भी प्लेस नहीं है। अपर क्लास उसे रिजेक्ट कर चुकी है और अब वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइजेशन भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। दोस्तों वो पूरी तरह अकेला, आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। दोस्तों अब यंग की आइडेंटिटी क्राइसिस अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है। वह खुद से पूछता है, हु एम आई एंड वेयर डू आई बिलोंग। दोस्तों उसकी आई बिलोंग वाली फीलिंग पूरी तरह टूट चुकी होती है। अब उसके पास ना होप बचती है ना कोई क्लियर पर्पज। दोस्तों सीन के एंड में ऑडियंस को क्लियर हिंट मिलता है कि यंग की सर्च फॉर बिलोंगिंग ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है। उसकी लोनलीनेस, रिजेक्शन और एलिनेशन उसे एक ट्रेजिक एंड की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों यूजिन ओनील यहाँ क्लाइमेक्स की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करते हैं। सीन 7 प्ले का सबसे पावरफुल रिजेक्शन वाला सीन है। यंग को यह एहसास हो जाता है कि न अपर क्लास न वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइजेशन कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस, एलिनेशन और फेलियर टू बिलोंग अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और यही सीन प्ले के ट्रेजिक क्लाइमेक्स की फाउंडेशन तैयार करती है। दोस्तों फाइनल सीन अब न्यूयॉर्क जू में सेट है। सोसाइटी से हर जगह रिजेक्ट होने के बाद यंग अकेला भटकते भटकते गोरिल्ला केज के सामने पहुंचता है। दोस्तों जू का एनवायरनमेंट उसकी लोनलीनेस और होपलेसनेस को सिंबलाइज करता है। अब उसे लगता है कि शायद एनिमल्स ही उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोस्तों वहीं यंग गोरिल्ला को देखकर फील करता है कि उसका रियल ब्रदर है। उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी ने उसे हेरी ऐप समझा, इसलिए शायद एनिमल वर्ल्ड ही उसकी ट्रू प्लेस है। वो गोरिल्ला के साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस करता है और उसे अपना साथी मानने लगता है।
दोस्तों अपने बिलोंगिंग की डिस्परेट सर्च में यंग गोरिल्ला का केज खोल देता है और वह गोरिल्ला के पास जाकर उसे हक करने और फ्रेंडशिप दिखाने की कोशिश करता है। उसे ट्रस्ट होता है कि गोरिल्ला उसे एक्सेप्ट करेगा, जहां ह्यूमंस ने हमेशा रिजेक्ट किया। लेकिन गोरिल्ला ह्यूमन इमोशंस नहीं समझता। वह इंस्टिंक्टिवली यंग पर अटैक कर देता है, उसे अपनी पावरफुल आर्म्स में जकड़कर गंभीर रूप से घायल कर देता है और कुछ ही मोमेंट्स में गोरिल्ला उसे छोड़कर वापस अपने केज में चला जाता है। दोस्तों वहीं यंग को फैटल इंजरीज लग चुकी होती हैं। अटैक के बाद गोरिल्ला बिना किसी इमोशन के अपने केज में वापस चला जाता है। उसके लिए यह सिर्फ एक नेचुरल रिएक्शन था। दोस्तों यह सीन दिखाता है कि यंग न ह्यूमन सोसाइटी में बिलोंग करता है और न एनिमल वर्ल्ड में। ग्राउंड पर पड़े हुए यंग को अपनी सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होती है। वह समझ जाता है कि उसकी पूरी सर्च फॉर बिलोंगिंग कंप्लीटली फेल हो चुकी है। उसके अंतिम शब्द उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सप्रेस करते हैं। वह कहता है, आई डोंट बिलोंग हियर, आई डोंट बिलोंग एनीवेयर, आई डोंट बिलोंग। दोस्तों अंत में यंग वहीं जू में दम तोड़ देता है। उसकी डेथ केवल एक कैरेक्टर की डेथ नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की ट्रेजेडी है जो पूरे लाइफ अपनी आइडेंटिटी, एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग की तलाश करता रहा, लेकिन कहीं भी अपनी जगह नहीं बना सका। इसी के साथ द हैरी ऐप का हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजिक एंडिंग पूरा होता है। दोस्तों सीन 8 पूरे प्ले का इमोशनल क्लाइमैक्स और ट्रेजिक कंक्लूजन है। दोस्तों यूजीन ओनिल दिखाते हैं कि जब सोसाइटी किसी व्यक्ति को बार बार रिजेक्ट करती है तो उसकी आइडेंटिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेंस ऑफ बिलोंगिंग पूरी तरह टूट सकती है। दोस्तों यंग की डेथ हमें यह पावरफुल मैसेज देती है कि विदाउट आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग अ पर्सन कैन बिकम कंप्लीटली आइसोलेटेड एंड स्पिरिचुअली लॉस्ट। दिस मेक्स द हैरी ऐप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।